हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, इम्पोर्टेंट ट्रीटीज और कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी किए हैं ना, तो आप उन सबको देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो आई सपोज इस वाले पोर्शन में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और जैसा हमेशा बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैपिंग प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों का मिश्रण और प्लस प्रीवियस चारों चीज़ों का ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये चारों का मिश्रण और इनकी समझदारी आपको इस सेक्शन में सफलता दिलाएगा। यही इसकी अप्रोच है, हमेशा से यही बताता आया हूं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में अपन। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी, पेलिन डाबा ट्रीटी पढ़ेंगे, होग हेग कोड ऑफ कंडक्ट, हेग अडॉप्शन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन पढ़ेंगे। इसका मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वार्साव कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किम्बरले प्रोसेस, मिशन इनोवेशन, टीआईआर कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन एक्ट और इंडियाज लॉ ऑन अंटार्कटिका। दो ट्रीटी पढ़ेंगे स्काई पे, तो ओपन स्काईज ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी और रायसीना डायलॉग। बस इसमें मोटी मोटी जो ट्रीटी क्या बोलते हैं, ट्रीटीज वगैरह हुई हैं अपनी और कन्वेंशंस हुए हैं, इनको देख लेंगे अपन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो देखो, न्यूक्लियर का टेस्ट बैन है और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब संपूर्ण रूपेण। बात से ही समझ में आ रहा है अपने को। तो ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस, वेदर सिविलियन हो चाहे न्यूक्लियर हो। मतलब आप न्यूक्लियर का यूज ही नहीं करोगे, चाहे सिविलियन पर्पस के लिए, चाहे बिजली बनाओ, चाहे आप उसके हथियार बनाओ। अरे बाप रे, तो मोटा काम हो गया। 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन 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 ये फोर्स में नहीं आई। क्यों? 8 स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो रेटिफाई नहीं करेंगे तो फोर्स में नहीं आएगी, ये वाली बात तो है ही। अच्छी बात, 166 देशों ने इसको रेटिफाई किया है सीटीबीटी को, और बाकी 17 देशों ने साइन तो किया है पर रेटिफाई नहीं किया। तो इस वजह से इसका रोड़ा अटका हुआ है। देखो, काफी पॉलिटिक्स है इसके अंदर, लेकिन पंगा क्या फंस रहा है। देखो, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट ने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने तो इसको साइन भी नहीं किया। देखो, नॉर्थ कोरिया साइन क्यों नहीं करेगा, आपको पता ही है। नॉर्थ कोरिया का जो मोनार्क है, डिस्पोटिक मोनार्क है, किम जोंग पोंग, तो उसकी तो हरकतें ही अजीब सी रहती है। इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? तो इंडिया ने तो बोला है कि अगर आपको न्यूक्लियर खत्म करना है ना, तो इनकी कंडीशंस ना बड़ी अजीब सी है कि 5 कंट्री ही रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। और इंडिया मानता है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर कंप्लीटली खत्म होना चाहिए। और इंडिया की पॉलिसी है पीसफुल यूज एंड नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। बोले हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम पर कोई हमला करता है तो सेल्फ डिफेंस में हम यूज करेंगे। तो इंडिया की लेजिटिमेट पॉलिसी है, तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। और पाकिस्तान का क्या आर्ग्यूमेंट है? बोले पहले इंडिया से करवाओ। देखो, सीधी सी बात है, पाकिस्तान की फटती है। पाकिस्तान की हालत खराब है कि इंडिया हमें धो देगा, तो पाकिस्तान इसलिए नहीं करता। बड़ी अच्छी बात। They have neither signed the Non-Proliferation Treaty 1968। अच्छी बात। और सीटीबीटी के हिसाब से ईच स्टेट पार्टी अंडरटेक नॉट टू कैरी आउट एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट or any other nuclear explosion and to prohibit and prevent any other such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control। लेकिन 74 के अंदर
1974 के अंदर और 1998 के अंदर इंडिया ने एक्सप्लोजन कर लिया था। आपने परमाणु मूवी देखी है ना? हाँ, तो फिर अमेरिका वगैरह ने, बाकी कंट्रीज ने सैंक्शंस भी लगाए थे इंडिया पे। इंडिया ने कैसे जैसे करके अपना काम फिट कर लिया और इस ट्रीटी को भी साइन नहीं किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। साइनिंग अ ट्रीटी एक्सप्रेस जस्ट द विलिंगनेस ऑफ द सिग्नेटरी स्टेट टू कंटिन्यू द ट्रीटी मेकिंग प्रोग्रेस। तो साइनिंग ये होती है, और रेटिफिकेशन का मतलब इंडिकेट्स स्टेट कंसेंट टू बी बाउंड टू अ ट्रीटी। देखो, साइन का मतलब ये कि हाँ हम चाहते हैं, ये वो हो गया एंगेजमेंट में रिंग बदल ली है ना। और रेटिफिकेशन का मतलब रिंग चेंज हो गई, शादी की तारीख पक्की हो गई कि हम बाउंड हैं। और एक्सेशन इज द एक्ट वेयर बाय अ स्टेट एक्सेप्ट द ऑफर बीइंग अ पार्टी टू अ ट्रीटी ऑलरेडी नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय अदर स्टेट। ये थोड़ी अलग चीज है। तो रेटिफिकेशन थोड़ा सा ये मान लो ऑलमोस्ट शादी हो ही गई है, तो अब तो छोड़ नहीं सकते ना। लाडी आ गई हमारे पास में, तो लाडो और लाडी दोनों को अब साथ रहना ही पड़ेगा, तो हो गया रेटिफिकेशन। और एक्सेशन क्या है ये बता ही दिया। और इट हैज सेम लीगल इफेक्ट एज रेटिफिकेशन एक्सेप्ट इट ऑकर्स आफ्टर द ट्रीटी हैज एंटर्ड इनटू फेज। रेटिफिकेशन और एक्सेशन लगभग एक जैसी ही चीज है। ये मान लो एक डेस्टिनेशन वेडिंग है और रेटिफिकेशन मान लो घर में शादी हुई है। एक बड़ा लूज टाइप का एग्जांपल दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसी तरह से आई गेस आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अभी तक ठीक है, इंडिया ने तो सीटीबीटी को साइन नहीं किया, लेकिन काफी कंट्रीज हैं जिसके साथ में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इंडिया का। कौन से कंट्रीज, तो याद रखना, एक तो अर्जेंटीना के साथ में है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक कनाडा, एक चेक रिपब्लिक, फिर फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, कजाकिस्तान के साथ में, मंगोलिया के साथ में, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। 14 कंट्रीज के साथ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली, न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी। बोले कि साहब न्यूक्लियर वेपन्स पे भी बैन लगाएंगे अपन, तो उसकी भी ट्रीटी देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो ये प्रोहिबिट करती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया। ये फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगली, देखो याद रखना, न्यूक्लियर वेपन बैन लीगली बाइंडिंग है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। मतलब दो चीजें याद रखना, एक तो ये लीगली बाइंडिंग, और दूसरा ये कंप्लीट न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हुई थी ना 1968 में, वो भी कहता था कि हम न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाएंगे, लेकिन पार्शियल प्रोहिबिशन। जो भारी भारी कंट्रीज थी ना 1968 से पहले जिन्होंने बना लिया था, तो बोले वो तो रखेंगे न्यूक्लियर वेपन, बाकी जो नए प्लेयर आएंगे ना, नए प्लेयर नहीं आ सकते। तो यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अमेरिका ने 1968 से पहले बना रखा है, तो वो तो दादा बन जाएगा। रशिया, पंगा तो उनका ही है कि वो सबको डराते रहते हैं, तो ये एटीट्यूड तो खराब है। लेकिन वेपन बैन ट्रीटी क्या चाहती है कि पूरी दुनिया से ही न्यूक्लियर वेपन खत्म हो जाए। बड़ी अच्छी बात। अगला चीज, दिस ट्रीटी prohibits a full range of nuclear weapon related activities such as undertaking to develop, test, produce, manufacture, acquire, possess or stockpile nuclear weapon or other nuclear explosive device। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। और एक और चीज प्रोहिबिट करती है, यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ दीज वेपन्स एज वेल। ये भी मामला टाइट रखेगी। 124 में से 122 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया नेगोशिएशन में, और इसके फेवर में, इस ट्रीटी के फेवर में, मतलब 122 ने वोट किया। देखो वोट तो सब करेंगे और करना भी चाहिए,
लेकिन इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। अब देखो, ये ट्रीटी फोर्स में आ जाएगी कब? 19 डेज आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50 कंट्रीज। ठीक है ना। 8 न्यूक्लियर वेपन है जिसने इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यार न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज ने जिनको खत्म करना उन्होंने ही पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर फायदा क्या हुआ? वो 8 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कौन से थे? यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, हमारा फ्रांस, हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, अलोंग विद इजराइल। इजराइल और यूएस का गठजोड़ बहुत तगड़ा है, ये साथ ही साथ रहते हैं। हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशन। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। इंडिया ने क्या बोला? इंडिया मेंटेन्ड अ डिस्टेंस। उन्होंने बोला कि हम जेनेवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है ना, एज द सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस ट्रीटी की पोटेंशियल पर विश्वास नहीं करते, हम कन्विंस्ड नहीं है टू एड्रेस द डिसआर्मामेंट इशू। तो इंडिया ने सीधी सी बात है बोल दिया कि हम इससे कन्विंस्ड नहीं है, और जिनेवा वाला जो था ना कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, उसी को सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम मानते हैं। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। तो बस ये पार्टीज हैं और ये रेटिफाई करने वाली है, तो ये कंट्रीज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है पेलेंडेबाबा ट्रीटी। पेलेंडाबा ट्रीटी। अब देखो, पेलेंडाबा जो ट्रीटी है वो क्या है? अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी है। मतलब अफ्रीका को न्यूक्लियर फ्री करना है, पूरे ही अफ्रीका को। मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड हम तो रिसर्च भी नहीं करेंगे, डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, टेस्टिंग, पोजेशन, कंट्रोलिंग और स्टेशनिंग of nuclear explosive device in the territory of parties to the territory and the dumping of radioactive waste in the African zone by treaty parties। न्यूक्लियर से रिलेटेड ट्रीटी में जो शामिल होंगी पार्टियां, उससे संबंधित कोई रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, टेस्टिंग कुछ भी नहीं होगा, और ना इसका रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया जाएगा, उसकी डंपिंग की जाएगी। ये इस ट्रीटी के अंदर है। इट ऑल्सो prohibits any attack against nuclear installation in zone by treaty parties। कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी नहीं लगेगा। देखो न्यूक्लियर जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज तो है, लेकिन इसके खतरे भी बहुत है ना, तो डर लगता है सबको। और फुल्ली एक्सेप्ट करता है, अप्लाई करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स को टू ऑल देयर पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। तो द ट्रीटी रिक्वायर ऑल पार्टी टू अप्लाई दिस। तो वेपन करेंगे खत्म न्यूक्लियर वाले पेलेंडाबा ट्रीटी के लिए, और सिविल पर्पस के लिए जब यूज करेंगे तो IAEA के सेफगार्ड्स को संपूर्ण रूपेण इंप्लीमेंट किया जाएगा। अच्छी बात। A mechanism to verify compliance including establishment of African Commission of Nuclear Energy, ये भी इस्टेब्लिश की गई है इस ट्रीटी के तहत, इसको भी देख लेंगे। अच्छा, अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है, एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करता है, और साथ में कुछ एक आइलैंड्स भी हैं जैसे कि कैबो वर्दे। एटलस खोल लो और देखते जाओ। अगला कैनरी आइलैंड, छागोस आर्कीपेलागो, डिएगो गार्शिया। डिएगो गार्शिया बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है इंडियन ओशन के अंदर, लड़ते रहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन इसको लेके। कोमोरोस, यूरोपा आइलैंड, मेडागास्कर, मॉरिशस, प्रिंस एडवर्ड्स एंड मैरियन आइलैंड, रियूनियन, रॉड्रिग आइलैंड, सिशल्स, ट्रॉमलिन आइलैंड, जानजिबार और पेम्बा आइलैंड। साउथ सुडान जो है ना, सुडान की लड़ाई हुई थी और 2 देश बन गए, तो साउथ सुडान इसका सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, अदर न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटीज कौन सी हैं? एक तो एंटार्क्टिका, एक ट्रालेलेको, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन का,
रैरोटोंगा साउथ पैसिफिक और बैंकॉक ट्रीटी है जो कि आसियान को कवर करता है। वेपन वाला हिसाब किताब हटाएंगे। नेक्स्ट, ये कंट्रीज हैं तो इन्होंने तो रेटिफाई भी किया, बाकी कंट्रीज हैं तो इन्होंने रेटिफाई तो किया पर साइन तो किया पर रेटिफाई नहीं किया, और इसने तो साइन भी नहीं किया, है कि नहीं। तो ये पूरा अफ्रीका को ये रंग देंगे थोड़े दिन बाद में हरे रंग में। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। ये भाई साहब है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो रटने वाली चीज, एक हेग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोलिफरेशन। आपको पढ़ाया था ना वेपन वाले कन्वेंशंस के अंदर, तो इसको भी पढ़ाया था, ठीक है। एमटीसीआर के अंदर पढ़ाया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसका कि मेंबर इंडिया बन चुका है। क्यों बना इंडिया? क्योंकि चाइना इसका मेंबर नहीं है। अब प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट किया जाएगा इसके तहत कि बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन ना हो। बहुत ज़्यादा ही अगर आप मिसाइलों पर पैसा वैसा लगाने लग जाओगे तो एक तो दुनिया को खतरा होएगा और लोगों का वेलफेयर तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा, सो समाज को भी और कंट्री को भी। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी। आगे देखते हैं। हेड कोड ऑफ कंडक्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल को बैन नहीं करता लेकिन रेस्ट्रेन करता है इन देयर प्रोडक्शन, टेस्टिंग और एक्सपोर्ट पे। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था HCOC को 2016 में। MTCR भी एक सिमिलर मिशन है जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इट इज जस्ट एन एक्सपर्ट ग्रुप विद ओनली 35 मेंबर्स। एक्सपर्ट ग्रुप कौन होएगा? जो कि इसमें महारत हासिल किया होगा, जिसने इस टाइप की मिसाइल सब बना रखी होंगी। आगे देखते हैं। तो देखो ये सब HCOC के मेंबर हैं, तो ये लगभग सारी दुनिया नाप रखी है इन्होंने। चाइना नहीं है इसमें, मैक्सिको भी नहीं है, सऊदी अरेबिया भी नहीं है, पाकिस्तान, ईरान, ये सब नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेग अडॉप्शन कन्वेंशन। तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट था, ये अडॉप्शन कन्वेंशन है। 93 में इसको अडॉप्ट किया था चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी फैमिलीज को अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इलीगल, इरेगुलर, प्री मेच्योर और इल प्रिपेयर्ड एडॉप्शंस अब्रोड। होता क्या है, बच्चों को अडॉप्ट करके ले जाते हैं गलत तरीकों से, तो एक तरीके की वो ट्रैफिकिंग ही हो गई एक तरह की, है ना। तो इनसे बचाने के लिए हेग अडॉप्शन कन्वेंशन, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो इसको याद रखना, है ना। हेग में अडॉप्शन कन्वेंशन हुआ था। इट सीक्स टू प्रिवेंट द एबडक्शन, द सेल और ट्रैफिक इन चिल्ड्रन। सीधी सी बात है, वही तो पॉइंट निकल के आएगा। इसीलिए तो इलीगल अडॉप्शन को रोकेंगे अपन। और आर्टिकल 21 जो है यूएन कन्वेंशन का चिल्ड्रंस के राइट को लेके, उसको ये री इन्फोर्स करता है ये कन्वेंशन। तो आर्टिकल 21 यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि भाई आर्टिकल 21 क्या है यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स में, तो बोले चिल्ड्रन के राइट से रिलेटेड है ये, है कि नहीं। अब देखो ये काम कैसे करता है, थ्रू अ, ये कन्वेंशन थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेशनल सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, उस सिस्टम से काम करता है। बड़ी अच्छी बात, आगे देख लेते हैं। इंडिया के अंदर इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड टू डील विद प्रोविजंस इन दिस कन्वेंशन। आगे देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है टू रिकमेंस द एडॉप्शन प्रोग्राम विद इंडिया एज पर द कन्वेंशन। बड़ी अच्छी बात, इससे पहले भी किया था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एडॉप्शन फ्रॉम इंडिया ऑन होल्डिंग साइटिंग द चार्जेस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड बाय इंडियन एजेंसीज फ्रॉम इंटर कंट्री एडॉप्शन। ये चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं अपने को। बड़ी अच्छी बात, तो एडॉप्शन कन्वेंशन को समझ लेना। पार्टीज जो हैं इस कन्वेंशन की, तो वो तो हैं ये नीले वाली, तो ये वाली सब है ना, ये तो इसकी पार्टीज हो गई। ये रेटिफायर हो गए, इन्होंने रेटिफाई कर दिया। उसके बाद में ये केवल सिग्नेटरीज, तो ये केवल सिग्नेटरीज हैं, इनको इन्होंने अभी
रेटिफाई नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। देखो बायोलॉजिकल वेपन क्या है, एक वायरस छोड़ देंगे एक देश के अंदर, ठीक है, अब वो इन्फेक्ट करता रहेगा। तो जैसे मान लो, हो सकता है कि जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है ये भी बायोलॉजिकल वेपन हो, इतने मास लेवल पे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या पता बायोलॉजिकल वेपन हो और उससे सब लोग ग्रसित हो गए हो। तो कंट्रीज क्या है, युद्ध जीतने के लिए ऐसे काम भी करते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आया था। It was the first disarmament treaty banning the production of an entire category of weapons. बड़ी अच्छी बात। The Geneva Protocol prohibit use but not possession or development of chemical or biological weapon. जेनेवा प्रोटोकॉल है ना, इसको याद रखना, ये बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों टाइप के वेपन्स का डेवलपमेंट और पोजेशन दोनों को प्रोहिबिट करती है। ये जो BWC है, कमिट्स द 182 स्टेट्स टू प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स। है कि नहीं? 182 देश इसके अंडर में आते हैं। आगे देखते हैं। इजिप्ट, हेती, सोमालिया, सीरिया, तंजानिया ने साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। चड, कोमोरोस, जिबूती, इरित्रिया, इजराइल, किरीबाती, माइक्रोनेशिया, नामीबिया, साउथ सूडान और तुवालू ने नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड। तो ये कंट्रीज हैं। तो और तो कुछ नहीं, एटलस खोल लो और लोकेशंस को देख लो। लोकेशन देख लोगे तो काम हो जाएगा। आगे, The absence of any formal verification regime to monitor compliance has limited the effectiveness of the convention. देखो सीधी सी बात है, कुछ मॉनिटरी कंप्लाइंस नहीं है ना, और फोर्स भी नहीं कर सकते, तो कन्वेंशन का इफेक्टिवनेस तो कम हो जाएगा ना। भाई साहब, डंडे के बिना कन्वेंशन चल नहीं सकता, ऐसा एक फिनोमिनन दुनियादारी में देखने को मिलता ही है। अगर किसी से बात मनवानी है ना, तो उसको डर तो होना चाहिए, और डर वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं। तो यही वाली चीज। Permitted purposes under BWC are defined as prophylactic, protective and other peaceful purpose. Yes. मतलब कोई भी देखो बायोलॉजिकल वेपन नहीं, लेकिन वो केमिकल्स वगैरह और वो उस तरह का माल मसाला जो है, इन चीज़ों के लिए पीसफुल पर्पसेस के लिए तो यूज़ किया ही जा सकता है एंटीडोट के रूप में। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी क्रिश, तो क्रिश मूवी के अंदर वो काल लैब्स वाला क्या है, वायरस भी बनाता था और उसका एंटीडोट भी बनाता था। उसी तरह से तो वो एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन के प्रकार में ही तो यूज कर रहा था उन सब चीजों को। वो काल लैब्स का जो काल होता है वो विवेक ओबराय होता है ना, तो उस तरह से वो उसको यूज करता था। लेकिन एंटीडोट भी जरूरी है। मिली जुली बातें इन सब चीजों को लेके। आगे चलते हैं। देख लो भाई, हल्के ग्रीन वाले हैं साइंड एंड रेटिफाइड वाले, तो लगभग साइंड और रेटिफाइड है, और एसिडेड और सक्सीडेड वाले डार्क ग्रीन में है। अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट ये वाले हो गए। ओनली जिन्होंने साइन किया है तो कुछ एक कंट्रीज है ना, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्रीज, और सिग्नेटरी जो नहीं है वो थोड़े बहुत कंट्रीज हैं अफ्रीका के। तो ये सारा जुगाड़, और ये माइक्रोनेशिया वगैरह ये सब, तो इनकी लिस्ट आप कर लेना और मैप में मार्क भी कर लेना इनको, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ये क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी रिलेटिंग लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सीडेंट। मतलब इंडिया अगर पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला कर देता है, और मान लो इंडिया की गलती है तो डैमेज कर दिया, तो न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से डैमेज कॉज होएगा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो यूएस ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया, तो डैमेज काफी हुआ, तो भरपाई कैसे हो? तो उससे संबंधित कुछ हिसाब किताब निकालने के लिए ये कन्वेंशन किया गया। 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट थ्रू पब्लिक फंड्स। बिल्कुल। और ये द फंड
is to be available by contracting parties on the basis of their installed nuclear capacity and UN rate of assessment। अब देखो इस कन्वेंशन के तहत क्या होगा, जिसके पास में जितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन होंगे वो एक फंड बनाएंगे, वो उस फंड बनाए हुए के अंदर अपना अपना पैसा डालेंगे। जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर फंड, तो ज्यादा चांसेस है ना कि वो डिजास्टर मचा सकते हैं, तो वो अपना पैसा डालेंगे कि कल को मान लो अगर न्यूक्लियर से डैमेज हो भी जाए तो भरपाई कौन करेगा, तो उस फंड से पैसा निकालेंगे। किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। यूएस ने जापान पर हमला कर दिया और मामला उसको उड़ा दिया, 2 शहर उसके उड़ा दिए, तो कब किसकी जवाबदेही, तो पैसा तो निकालना पड़ेगा ना। तो इस तरह से फंड बना के पैसा निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। इस जो कन्वेंशन है इसका एक और एम है ट्रीटी रिलेशंस बनाना अमंग स्टेट्स belonging to Vienna Convention on Civil Liability and Nuclear Damage, the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, or neither of them। कन्वेंशन तो इतने सारे बना रखे हैं ना, इसीलिए एक कन्वेंशन से को भी अगर सही से फॉलो कर जाए ना तो दुनिया में शांति बिराजेगी, वरना तो चलता रहेगा। India also possessed its domestic nuclear liability law, the Civil Law for Nuclear Damage CLND Act 2010। अब देखो इसके अंदर जैसे एक दूसरे पे हमला किया वो तो ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे एक है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वही फट गया, उसकी लायबिलिटी किसकी, उसको भी तो बचाने की आवश्यकता है ना, खुद की कमियों की वजह से, तो वहां पर भी हिसाब किताब देखा जाएगा। जापान में फुकुशिमा पावर प्लांट न्यूक्लियर प्लांट था, तो उसमें हमला नहीं हुआ था, वो फट गया था, तो वहां पर डेवलपमेंट अब कैसे हो, है ना, रिहेबिलिटेशन कैसे हो, तो उसके लिए इस फंड से पैसा निकाले, है कि नहीं। आगे देखते हैं। कंट्रीज सच एज द यूएस हैव सेड दैट इंडियन लॉज प्रोविजन आर वॉयलेटिव ऑफ सीएससी बट दिस हैज बीन डिनाइड बाय इंडिया। मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात की गई है अमेरिका के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को करते हैं खत्म। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।